वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की हाईएस्ट डिफेंस रिलेटेड अथॉरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन नेवी के लिए लंबे समय से पेंडिंग में पड़े हुए प्रोजेक्ट 75 अल्फा या प्रोजेक्ट 77 के तहत 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाने की अनुमति दे दी है। टोटल 2 की संख्या में इन सबमरीन को बनाया जाएगा और इनको विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि शुरुआत में जब प्रोजेक्ट 75 अल्फा की प्लानिंग की गई थी तब 6 की संख्या में इनके निर्माण की बात की गई थी, जिसका सीधा मतलब बाद में 4 सबमरीन और बनाई जा सकती हैं, जो कि अपनी पहली सबमरीन से ज्यादा एडवांस होंगी। 6000 टन की इन सबमरीन को बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 40,000 करोड़ का फंड अप्रूव किया गया है। न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को एसएसएन भी बोला जाता है। किसी भी स्ट्रॉन्ग नेवी में 3 तरह की सबमरीन होती है, जिसमें पहली कन्वेंशनल सबमरीन होती है, जिसे हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी कहते हैं। चूंकि ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर से चलती हैं, तो इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती है। मोस्टली इस तरह की सबमरीन एक निश्चित एरिया में या यूं कहें कि अपने देश की समुद्री सीमा के अंदर रहते हुए अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करती हैं, जिसमें कोस्टल डिफेंस और हॉस्टाइल सबमरीन को अपनी सीमा के अंदर आने से पहले ही नष्ट करना होता है। ऐसी सबमरीन मोस्टली टॉर्पीडोज और एंटी शिप मिसाइल से लैस होती हैं। इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट 75 के अंतर बनने वाली कलवरी क्लास की सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन का ही एक एग्जांपल है। अब दूसरी तरह की सबमरीन की बात करें तो इस तरह की सबमरीन को न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN कहते हैं। इस तरह की सबमरीन का मुख्य काम जंग की स्थिति में दुश्मन मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर पेलोड को मिसाइल के जरिए डिलीवर करना होता है, और ये सबमरीन न्यूक्लियर ट्राइड का एक अहम पार्ट होती हैं। करंटली इंडियन नेवी 2 SSBN INS अरिहंत और INS अरिघट को ऑपरेट कर रही है, और अगले साल तक एक और INS अर्धमान भी डिलीवर कर दी जाएगी। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे। इस तरह की सबमरीन कन्वेंशनल पावर का यूज न करके न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए सबमरीन को पावर देती है। इस तरह की सबमरीन की सबसे खास बात ये होती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के चलते ये सबमरीन काफी लंबे समय तक पानी के अंदर ही छुपी रहती है, जबकि दूसरी तरफ कन्वेंशनल सबमरीन को हर 2 से 3 दिन के बाद बैटरीज को चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है, जिसके कारण इनकी लोकेशन सबके सामने आ जाती है। तो वहीं SSN सबमरीन की स्पीड भी कन्वेंशनल सबमरीन से काफी ज्यादा होती है, और ये लंबी दूरी तक तेज गति से चलते हुए अपने टारगेट तक बिना किसी पकड़ में आए पहुंच सकती हैं। इस तरह की सबमरीन लॉन्ग रेंज में जाके अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। इंडियन नेवी इससे पहले 2 बार रसिया से लीज पे ली गई सबमरीन को ऑपरेट कर चुका है, जिसको हम INS चक्र के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनने वाली ये दोनों सबमरीन टॉर्पीडोज के अलावा एंटी शिप मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइल से भी लैस होंगे। इन SSN सबमरीन में लगने वाली लाइट वाटर रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा तैयार की जा चुकी है। ये सबमरीन 90% इंडिजिनियसली बिल्ड होंगी। इन सबमरीन को बनाने में करीब 10 से 12 साल का वक्त लग जाएगा और 2035 तक पहली SSN सबमरीन को डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी किए गए एमआरफेट प्रोजेक्ट में जो कंटेंडर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो है फ्रांस के डसाल्ट कंपनी का राफेल फाइटर जेट, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी 36 संख्या में इनका यूज किया जा रहा है। तथा अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने भी 26 की संख्या में इनके नेवल वेरिएंट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट के रूप में सिलेक्ट किया है, और बहुत ही जल्द इंडिया और फ्रांस द्वारा इसकी डील भी साइन होने वाली है। 2001 में जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपनी घटती स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाने के लिए जहां पहले डसाल्ट कंपनी के ही मिराज 2000 फाइटर जेट को चुना गया था, लेकिन डसाल्ट द्वारा ऑलरेडी मिराज जेट का प्रोडक्शन बंद किए जाने पे डसाल्ट ने उससे ज्यादा एडवांस राफेल को एमआरएफ में उतारा, और इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहली बार में सिलेक्ट करने के बावजूद HAL के साथ कुछ टर्म्स पे मतभेद होने के कारण एमआरएफ से बाहर हो गए। हालांकि बाद में इंडियन एयरफोर्स द्वारा दोबारा एमआरएफ टेंडर निकालने पे डसाल्ट कंपनी के साथ 5 और एविएशन कंपनीज ने अपनी हिस्सेदारी को कंफर्म किया।
जिसमें मुख्य रूप से रशिया द्वारा Su-35 को आगे किया गया, तो बोइंग द्वारा F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट को प्रेजेंट किया गया। तो वहीं लॉकहीड मार्टिन ने F-21 तथा साप कंपनी द्वारा ग्रिपेन और यूरोपियन कंसोर्टियम द्वारा अपने यूरोफाइटर टाइफून को इसमें हिस्सा लेने भेजा। हालांकि अभी तक इस प्रक्रिया का विनर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन सभी कंटेंडर्स द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून ने भी अपना पक्ष रखते हुए इंडियन एयरफोर्स को डसॉल्ट कंपनी के ऊपर एज दिलाते हुए दिख रहा है। यूरोफाइटर के ऑफिशियल द्वारा ये बोला गया है कि डसॉल्ट जहां महंगा अपना जेट बेच रहा है, तो वही डसॉल्ट द्वारा अपनी इकलौती असेंबली लाइन से एक साल में मैक्सिमम 24 एयरक्राफ्ट 2025 से पहले प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो कि इंडिया द्वारा सेट की गई टाइमलाइन से काफी ज्यादा समय ले लेगा इंडियन एयरफोर्स को सभी फाइटर जेट को देने में। और अगर डसॉल्ट कंपनी इंडिया में ही अपनी दूसरी प्रोडक्शन लाइन को शुरू करती है, तो पहली बात वो उस प्रोडक्शन लाइन फैसिलिटी की 100% ओनरशिप रखेगी तथा मैक्सिमम 12 एयरक्राफ्ट ही प्रोड्यूस कर पाएगी। तो वही अगर इंडिया टाइफून को सिलेक्ट करती है, तो वह इंडिया में ही डसॉल्ट से काफी कम कीमत में हर साल 24 एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर सकती है, और इसके लिए वे एक बड़े इंडियन पार्टनर से भी बात कर रहे हैं। यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा की गई इन बातों के कारण अब एमआरएफ कंपटीशन अब और भी इंटेंसिफाई हो गई है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।